नमस्कार बच्चों, आज हम 8th क्लास के हिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने हिस्ट्री के तीनों चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिए और आज हम पढ़ेंगे द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, मतलब 1857 का जो राष्ट्रीय उठाव हुआ था वो कैसे हुआ था। क्या है 1857 का रिवॉल्ट, क्या पता है आपको इसके बारे में। एक इनिशियल न्यूज बताई जाती है बच्चों कि एक ऐसी राइफल ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिपाहीज के लिए इंट्रोड्यूस की थी जिसका जो गन पाउडर होता था उसको एक पाउच में रखा जाता था, एक लेदर के, और बोला जाता था कि ये जो लेदर का पाउच है ये गाय के चमड़े से बनती है और सुअर के चमड़े से बनती है, और इस वजह से ये एक धार्मिक जो है, हिंदुओं को जो है आपको पता है गाय माता समान है और मुस्लिम धर्म के अंदर जो सुअर है उसको हराम बोला जाता है। और इन्हीं सब चीजों से एक धार्मिक जो है भावना को ठेस लगी और इनिशियली जो 1857 का जो रिवॉल्ट है यहां आग पकड़ता है। और भी इसके बहुत सारे रीजंस थे कि राजा महाराजाओं के पूरे साम्राज्य चले गए थे और यहां पे वो ढूंढ रहे थे कि हमें एक अच्छा सिक्योर और स्वतंत्र जो है हमारा शासन चाहिए, क्योंकि हमारा शासन तो चला गया, अब उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। तो क्या है 1857 रिवॉल्ट, क्या है इसके इंपैक्ट, जानते हैं डिटेल में। तो देखिए 1857 रिवॉल्ट, अ ग्रेट स्ट्रगल took place in India which completely shook the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट को शॉक कर दिया था इस 1857 के रिवॉल्ट में। पहला इनिशियल रिवॉल्ट है जो काफी नेशनल लेवल पे हुआ था, लेकिन इसके अंदर की कुछ खामियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दिस स्ट्रगल डिड नॉट अराइज ऑल ऑफ अ सडन। ये स्ट्रगल कुछ ऐसे सडनली नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसे बहुत से स्ट्रगल हो चुके थे। बिहार में, यूपी में ऐसे स्ट्रगल हुए, महाराष्ट्र के अंदर भी आपने उमाजी नाइक का नाम सुना होगा, वासुदेव बलवंत फड़के का नाम सुना होगा। तो दिस स्कोप ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड इट्स बैकग्राउंड टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय वी.डी. सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर अपनी किताब जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखते हैं कि ये ऐसा स्ट्रगल है जिसने भारत की आजादी को एक नई राह दिखाई, एक इंस्पिरेशन दिया, एक दिशा दिखाई। So later many revolutionary got inspired from this and fight against the British. बहुत से अदर जो कि रिवॉल्यूशनरीज है वो इसी रिवॉल्ट से जो है इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने भारत के अंदर जो है रिवॉल्यूशन किया। अब इसके अंदर देखिए स्ट्रगल बिफोर 1857। 1857 के पहले कौन कौन से स्ट्रगल किए गए थे। At every place where the British rule was established in India, the local people had to bear effects of British government. The Indians started feeling that they are इसका थोड़ा सा सेंटेंस ऊपर होगा, कोई बात नहीं। देखिए तो they are exploited in every strata due to the company's rule। तो हर एक स्ट्राटा, जैसे एग्रीकल्चर हो गया या फिर आप जमींदारी की सारी बातें ले, आप खाने पीने की बातें ले, आप कपड़े लत्ते की बात ले, हर जगह पे हमारे इंडियन लोगों को क्या किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था हर एक स्टेटस से। उसके साथ ही इसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है एक डिस्कंटेंट जो है लोगों के अंदर तैयार हुआ, एक रोष तैयार हुआ। फार्मर जो थे, साथ ही साथ कॉमन मैन जो था, बिकम बैंकरप्ट, वो पूरे गरीब हो गए, उनके पास खाने पीने तक की कुछ पैसे बचे नहीं। 1770 की बात करें तो देयर वाज मेजर फेमाइन, एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था हमारे देश में, और ये अकाल कहां पे हुआ था, बंगाल प्रोविंस के अंदर। बट द ब्रिटिश रूलर्स वेयर इनडिफरेंट एंड इनसेंसिटिव टुवर्ड द इंडियन पीपल। इतना सब कुछ होने के बाद भी, पालनकर्ता होने के बाद भी उनको कुछ उससे फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने दिखाया कि हमें इनसेंसिटिविटी लगती है इसके बारे में। इंडियन पीपल जो थे उनके ऊपर ये अत्याचार जो हुआ, तो बंगाल के अंदर की ये सारी बातें हम एक बार देखते हैं कि द पीजेंट्स फ्रॉम 1763 टू 1857 पीजेंट ऑफ बंगाल पार्टिसिपेटेड इन द रिबेलियन लेड बाय सन्यासी फकीर। तो यहां पे कौन सा ईयर है, 1763 से 1857 का टाइम ले, तो यहां पे सन्यासी फकीर लोगों ने पहला रिबेलियन किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बाद में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, उसके अंदर भी ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुए।
तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के अंदर उमाजी नाइक, ओके, यहां पे देखिए उमाजी नाइक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ एंड ही ऑर्गेनाइज द रामोशीज एंड द लोकल यूथ टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने जो रामोशी नाम के जो आदिवासी लोग थे उनको संगठित किया, उनके अंदर वो पावरफुलनेस, वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि आगे वाला डर ही जाए। तो इन लोगों को तैयार करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने जो है आंदोलन छेड़ा था। दे ड्रीव अ डिक्लेरेशन एंड अपील्ड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट एंड दे इंस्पायर्ड पीपल इन द पुणे, इन द सातारा, अहमदनगर जो कि आज अहिल्या नगर बन चुका है, साथ ही साथ सोलापुर, नासिक, भोर, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट और आपको दिखते हैं कि जहां पे उमाजी नाइक जो इनका दबदबा था, ब्रिटिशर्स भी इनसे डरते थे। उसके बाद जब इनके ऊपर इनाम लगा दिया तो थोड़ा सा इनके साथ जो है उन्हीं के लोगों ने गद्दारी की। तो 1832 में उमाजी नाइक जी को अरेस्ट किया गया और उनको जो है फांसी की सजा पुणे में दी गई है। ओके, अब हम आगे की बात करते हैं। द इंडियन ट्राइब्स एंड द फॉरेस्ट कम्युनिटीज ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूल। हम कह सकते हैं कि जो इंडियन ट्राइब्स है, आदिवासी लोग हैं, इन्होंने भी चैलेंज किया किसको? ब्रिटिश रूल को। देयर लिवलीहुड वाज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्स। आपको पता है आदिवासी लोग फॉरेस्ट के रिसोर्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता। ब्रिटिश लॉ ऐसे थे कि उन्होंने उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दे। कॉन्सिक्वेंटली बिहार की बात करें, यहाँ पे कोलम एरिया जो था छोटा नागपुर का, गोंड जो थे ओडिशा के, संथाल थे बिहार के, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसी की वजह से, ये ट्राइबल लोग थे, इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ था इसके खिलाफ उन्होंने जो है आवाज उठाई। द गडकरीज फ्रॉम द कोल्हापुर एंड द फोंड सावंत फ्रॉम द कोकण ऑल्सो चैलेंज द ब्रिटिश। इन लोगों ने भी चैलेंज किया। बिफोर द 1857 सम जमींदार्स एंड रॉयल क्लास फ्रॉम द डिफरेंट टेरिटरीज, इन्होंने भी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आवाज उठाई क्योंकि इनके भी बहुत सी सत्ता, बहुत सा पैसा चला गया था इन लोगों की वजह से। अब यहां पे कंपनी की बात करते हैं। सिपॉयज के अंदर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी अंग्रेजों की वजह से। तो देखिए, देयर सैलरी एंड अलाउंसेस वेयर वेरी लेस एज कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। एक ब्रिटिश सोल्जर है और एक इंडियन सोल्जर है, दोनों के बीच में उन्होंने ऐसा डिफरेंस लगाया कि ये जो ब्रिटिश है उसको अच्छा सैलरी, अच्छा पैसा, अच्छी सिक्योरिटी, लेकिन एक जगह पे इंडियन सोल्जर है, ना तो उसको अच्छी सैलरी है, ना उसको रिस्पेक्ट है और ना उसको कोई सिक्योरिटी है। ऐसी सिचुएशन थी सिपॉयज के अंदर। तो एक बहुत बड़ी नाराजगी इनके अंदर रहती थी हमेशा इंडियन सिपॉयज के अंदर। अब 1806 में जो वेल्लोर नाम की जगह है वहां पे क्या होता है, चलिए देखिए। 1824 में बराकपुर नाम की एक जगह है, वहां पे रिवॉल्ट होता है। ऑल द रिबिलियंस जो थे, जहां आंदोलन करने वाले लोग, ये इसके अंदर क्या करते? पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल दिस रिबिलियन टुक प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। जो भी टेरिटरीज थी वहां पे जो भी सिपॉयज का एरिया है वहां पे सारी जो है चीजें हुई थी और सारे रिबिलियंस इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, रिवॉल्यूशनरीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहां पे क्या होता है? दे वेर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड। ये लोकल थे, इनके पास कुछ नहीं था। एंड द ब्रिटिश फोर्सिबली ब्रोक डाउन द रिवॉल्ट। और ब्रिटिशर्स ने ये जो रिवॉल्ट था ये फोर्सफुली लोगों को डरा धमका कर मार कर जो है सप्रेस कर दिया था और वैनिश कर दिया था। रिबेलियन फिर से एक स्ट्रगल के अंदर 1857 में वापस आया। The discontent of mind diverse classes blowed down from the form of the struggle and the outbreak was in the form of armed rebellion। अब ये हाथापाई पे बात आ गई। अब लोगों ने जो हथियार थे हाथ में लिए, क्योंकि ये शब्दों से और छोटे मोटे रिबेलियन से नहीं सुनने वाले हैं, इसलिए लोग जो है अब हथियार लेके आगे आए। कॉजेस फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857। क्या कॉज थे 1857 के स्ट्रगल के लिए, चलिए जानते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो पहला कॉज है, वो जो कॉज है ये है, एक सेकेंड, कि कॉज ऑफ द स्ट्रगल के अंदर ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड देयर वेर मेनी किंगडम्स इन द इंडिया। बहुत ज्यादा किंगडम्स इंडिया के अंदर थे। वॉट एवर चेंजेस टुक प्लेस इन द सेंटर नेवर अफेक्टेड द विलेज सिस्टम। द विलेज सिस्टम
कंटिन्यूड एज इट इज, मतलब इसके अंदर विलेज सिस्टम को ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रिवेलेंट सिस्टम जो जैसी थी वैसी ही थी। और यहाँ पे लुकिंग एट द चेंजिंग नेचर ऑफ विलेज सिस्टम क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। लेकिन बाद में जो चेंजेस आए विलेज सिस्टम के अंदर, इससे पूरे गांव के लोग डर गए, उनके अंदर इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी, क्योंकि उनके पास कुछ बचता ही नहीं था तो लोग डर जाते थे। इकोनॉमिक कॉजेस क्या था? द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू सिस्टम, और इससे टैक्सेस बहुत ज्यादा लोगों को फोर्सिबली, ऐसे वैसे नहीं, जबरदस्ती देने पड़ते थे, स्पेशली फार्मर को। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स, इससे एग्रीकल्चर सिस्टम टूट जाती है। एंड ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एंजॉय प्रॉफिट was the policy of the British. They imposed heavy taxes on the local industries and the handicraft and textile industry of India were ruined. दो भी यहाँ पे इंडिया में पहले से हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तकला थी, जिससे लोग अपना हाथ से बहुत सी चीजें बनाते थे, ये इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। आर्टिसंस अनएम्प्लॉयड हो गए, गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए। सोशल कॉज की बात करें, द इंडियंस फेल्ट दैट The Britisher were interfering in the culture, tradition and custom of India. उनको लगता था भारत के लोगों को कि हमारे ट्रेडिशन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं अंग्रेज लोग। तो सती प्रोहिबिशन जैसी बात हो गई, तो इंडियन कल्चर के अंदर ये हाथ है। विडो रिमैरिज की बात हो गई, उसका एक्ट बना दिया, तो ये हम भी कर सकते थे, अंग्रेज क्यों कर रहे हैं, ऐसा लोगों को लगने लगा। अब यहाँ पे बात करें आगे, पॉलिटिकल कॉजेस। आफ्टर द 1757 The British took charge of many Indian state. बहुत से इंडियन स्टेट का जो है चार्ज ब्रिटिशर्स ने लिया, और बहुत सी स्टेट को एनेक्स भी किया, जैसे कि अयोध्या की बात करें, सतारा की बात करें, झांसी की बात करें। यहाँ पे डलहौसी ने जो यहाँ पे जो एनेक्स किया है, ये किसकी वजह से किया है? ये एक ट्रीटी यहाँ पे उसने लगाई थी, उसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, एंड बाद में ये डिसकंटेंट वैसे ही रहा सोल्जर्स के अंदर भी, कि उनको सैलरी की प्रॉब्लम थी, साथ ही साथ उनके साथ जो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता था वो बहुत बड़ा था। अब यहाँ पे देखिए जो इनिशियल रीजन है, जो इमीडिएट क्या कारण है, तो इमीडिएट कारण यही है कि उनको जो 1856 में एनफील्ड राइफल दी गई, उसका जो कंटेंट होता था कार्टिलेज का, जो गन पाउडर जिससे अंदर होता था वो दांत से तोड़ना पड़ता था, तो उसको बनाया जाता था फैट ऑफ काऊ एंड पिग, काऊ और पिग के फैट से। और इससे रिलीजियस सेंटिमेंट जो थे हिंदू मुस्लिम दोनों के, जो हर्ट हुए और वो लोग अनहैप्पी हो गए, और उन्होंने फिर जो है आउटब्रस्ट कर दिया। डिसिप्लिनरी एक्शन वाज टेकन ऑन दोज सिपाहीज हु रिफ्यूज्ड टू यूज द स्मीयर्ड कार्टिलेजेस। और जबरदस्ती ये है कि जो यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब जिनको कार्टिलेजेस यूज नहीं करना, उसको जबरदस्ती कार्टिलेजेस यूज करने को बोला गया, और ये बहुत गलत बात थी। ठीक है, सो मंगल पांडे नाम सुना होगा आपने, बराकपुर कैंटोनमेंट के एक बहुत बड़े सोल्जर थे। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश ऑफिसर को ही शॉट कर दिया, शॉट एन इंग्लिश ऑफिसर एज अ रिएक्शन ऑफ इनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। मंगल पांडे, इनको अरेस्ट किया गया, उनको फांसी दी गई, और ये सारी न्यूज पूरे भारत भर में आग की तरह फैली। द एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन सिपाही एट मेरठ टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। मेरठ के सारे लोग इस रिवॉल्ट के अंदर पार्टिसिपेट हो गए, दिल्ली के तरफ मार्च ले गए। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस वॉलंटरीज को ज्वाइन हुए, और दे हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल टू मुगल एम्परर बहादुर शाह। तो इसको लीडर किसको बनाया इन्होंने? लास्ट का जो मुगल एम्परर बचा था, वो बूढ़ा हो गया था, उसका नाम है बहादुर शाह, वो उसको बना दिया उन्होंने एम्परर। बाद में स्कोप क्या था स्ट्रगल का, वो देखते हैं। सो स्कोप ऑफ स्ट्रगल ये है, द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ सिपाही इंक्रीज विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। जब दिल्ली हाथ में आई तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हम कुछ कर सकते, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है वो कहां का है? वो दिल्ली का है। ओके, यस। उसी के साथ साथ it also gave inspiration to other soldiers. The revolt soon spread in North India. North India के अंदर रिवॉल्ट पहुंच गया। इंडियन सोल्जर रिवॉल्टेड इन कैंटोनमेंट्स, एंड कहां पे थी ये? बिहार राजपुताना के एरिया में। द रिवॉल्ट स्प्रेड इन लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, झांसी, बरेली, यहां तक के रिवॉल्ट पहुंच गया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर
छत्रपति प्रताप सिंह थे सातारा के, रंगो बापूजी चिमा साहेब कोल्हापुर के, बाबा साहेब भावे नरगुंद के, भागोजी नाइक अहमदनगर के, ये भी इसके अंदर इंक्लूड थे। रॉयल क्वीन ऑफ पेट सुरगना फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस स्ट्रगल। 1857 के अंदर अंडर द लीडरशिप ऑफ कंजर सिंह, जिनका नाम है कंजार सिंह, द भिल्स, जो भिल नाम की एक ट्राइब थी, उन्होंने भी रिवॉल्ट किया है। सातपुड़ा रीजन के अंदर ये लोग रहते हैं। 400 भिल वेमेन पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ खानदेश। खानदेश के रिवॉल्ट के अंदर 400 भिल लोगों ने जो है पार्टिसिपेशन किया था। अब लीडरशिप किस किस की थी? ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी आफ्टर द वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, नादिर शाह अब्दाली अटैक द इंडिया and Marathas understood that Mughal Empire cannot react to this foreign invasion and took up the responsibility to safeguarding the India. मराठास ने बहुत टाइम तक अब्दाली को डिफीट करने की कोशिश की। मराठा फॉट अगेंस्ट अब्दाली एट पानीपत फॉर द सेम रीजन, बट क्या हुआ इसका रिजल्ट कि 1857 डिसेंडेंट मुगल्स के पास ही आ गया आफ्टर ऑल। और बहादुर शाह एक इनकैपेबल राजा था, जिसके पास ना तो उम्र बची थी ना ताकत बची थी। सो रानी लक्ष्मीबाई झांसी, पेशवा नाना साहेब, तात्या टोपे, ऐसे लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल का जो है अच्छे से हाथभार 1857 में दिखाया है। इस इफेक्ट कुड बी सीन एज ऑन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन दिस स्ट्रगल। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी भी दिखी 1857 के रिवॉल्ट के अंदर। मौलवी अहमद अल्लाह, कुंवर सिंह, मुगल कमांडर बख्त खान, बेगम हजरत महल revolt various reason. The nature of the revolt in Delhi, Kanpur, Lucknow, Jhansi, West Bihar was more fierce. और यहाँ पे जो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी की बात करें, यहाँ पे रिवॉल्ट का इफेक्ट तो काफी ज्यादा गहरा था। क्रशिंग की बात करें रिवॉल्ट के, इतना बड़ा रिवॉल्ट तो अरेंज कर लिया, लेकिन इनके अंदर ये एकता होती है ना, वो नहीं थी। तो इसलिए कैसे क्रश हुआ ये पूरा रिवॉल्ट? The Indians wholeheartedly fought against the British, including soldiers, zamindar, kings, commander, common people, and the Indian sepoys started freedom struggle before the fixed time. और इन्होंने कोई फिक्स टाइम नहीं रखा, ऐसे ही प्लान बनाया कि रिवॉल्ट करते और रिवॉल्ट कर दिया। और ये प्लान तो लीक होना ही था, क्योंकि उनको अंग्रेजों को सपोर्ट करने वाले हमारे लोग थे। तो इस वजह से मिलिट्री जो थी इनिशियली स्ट्रेंथ थी, बट बाद में आप देख सकते हो कि हमारी मिलिट्री कमजोर पड़ गई अंग्रेजों के मिलिट्री के सामने। उनके पास जो नए नए इक्विपमेंट थे, वैसे इक्विपमेंट हमारे भारत के लोगों के पास ना होने के कारण हमारी आर्मी जो थी कहीं ना कहीं उन अंग्रेजों के हाईटेक टेक्नोलॉजी से लड़ने में, तोहफे और उन सब चीजों से लड़ने में कमजोर पड़ गए, क्योंकि उनके पास बंदूकें वगैरह थी। तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई बेगल, हजरत महल, कुंवर सिंह जी की फोटो आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये जो इंडिया का मैप है, कहाँ कहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है और कौन कौन सी एरियाज ब्रिटिश के कंट्रोल में है, पूरा येलो में दिखाया गया आपको। और रिवॉल्ट की प्लेसेस, इंपॉर्टेंट सेंटर्स जहां पे अपराइजिंग हुई है, सातारा, औरंगाबाद, नागपुर, जबलपुर, ये बहुत सी जगह आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये रिवॉल्ट हुआ था। साउथ तक पहुंचा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज वास्ट। यहाँ पे ब्रिटिश रूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखे वास्ट है, उनको जल्दी से बातें पता चल गई और विद इन अ 6 मंथ उन्होंने पूरा जो लॉस्ट टेरिटरीज था उसको फिर से वापस लाया। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला लेट देयर लाइव्स, मतलब उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। बहादुर शाह जफर को जो है जेल में डाल दिया रंगून जगह कहां पे है? म्यांमार के अंदर है। नाना साहेब और बेगम हजरत महल, इनको नेपाल में वो शरणार्थ हो गए। तात्या टोपे बाद में 10 महीने तक जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे ब्रिटिश, बट ड्यू टू बायलैटरल ऑफ सम कॉट एंड हैंग टू डेथ, उनको फांसी दी गई। और 1858 के अंदर ये बहुत ही अच्छे से ब्रिटिशर्स ने ये यूनिटी ना होने के कारण ये पूरा रिवॉल्ट जो है तोड़ दिया। इवन दो द स्ट्रगल बिगेन विद द डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर, but later the peasant, artisan, common people, tribes came together and उन्होंने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक फोर्सफुली जो है एक रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। आप ये फोटो देख सकते हो, बहादुर शाह जफर की फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि ओवरथ्रोइंग फ्रॉम ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, देयर वाज एन इंस्पिरेशन ऑफ गेनिंग
independence behind this struggle and therefore this freedom struggle gained a national form. इसको नेशनल फॉर्म मिल गया. कॉज क्या था फेल्यूर का? द 1857 बिकम अनसक्सेसफुल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. पहला रीजन है द स्ट्रगल वाज नॉट कंप्रेहेंसिव. वो स्ट्रगल पूरे देश के लिए था ही नहीं, वो कुछ लोगों के मतलब के लिए था. द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल ओवर इंडिया. एक साथ पूरे भारत में शुरू नहीं हुआ. उसकी इंटेंसिटी मोर सिवियर होनी चाहिए थी पूरे इंडिया में बट नॉर्थ इंडिया में ही थी. बंगाल, राजपुताना, बंगाल का बात करें, वहां पे वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था. सेंट्रल लीडरशिप कुछ काम की नहीं थी. मतलब जो लीडरशिप चाहिए होती है किसी भी रिवॉल्ट को करने के लिए, बहुत स्ट्रांग लीडरशिप लगती है, लेकिन इनके पास कोई ऐसी स्ट्रांग लीडरशिप नहीं थी. तीसरा रीजन है मोस्ट ऑफ द फ्यूडैलिटी प्रिंसेस रिमेंड अलूफ. बहुत से ऐसे राजा महाराजा थे वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े ही नहीं. सिमिलरली हम देखा जाए तो इसके अंदर जिनको लड़ना चाहिए था वो थे ही नहीं, तो फेथफुल थे ब्रिटिश के साथ, वो आए नहीं इस रिवॉल्ट के अंदर. लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स, मिलिट्री के पास भी टैक्टिक्स होनी चाहिए, वो हमारे पास थी नहीं. दे कैप्चर दिल्ली बट कुड नॉट रिटेन इट. मतलब दिल्ली को तो कैप्चर कर लिया, वहां पे बहादुर शाह को राजा भी बना दिया, बट वो टिकाना भी इंपॉर्टेंट होता है ना, तो उसमें फेल हो गए. उसके साथ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं थी, आर्मी डिसिप्लिन नहीं थी, इनफ स्टॉक जो होता है आर्म्स का, साथ ही आर्मी जनरल होता है एक्सपीरियंस, वो भी इनके पास नहीं था. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का कोई अता पता नहीं है. ब्रिटिशर्स के पास तो काफी अच्छी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थी. एंड ड्यू टू दिस द इंडियन सिपाही कुड नॉट सक्सीड. और इसी वजह से इंडियन सिपाही उसमें जीत नहीं पाए. war are not only based on the bravery but also through the military strategies. आपको याद होना चाहिए, वॉर करना कोई बस ब्रेवरी नहीं चाहिए होती है, स्ट्रेटेजी लगती है उसके लिए. बाद में क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. 1857 के रिवॉल्ट की वजह से यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो खत्म हो जाता है. बाद में ऑफिशियल ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल, क्वीन का रूल इंडिया पे लग जाता है. ये बनाते एक्ट 1858 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. गवर्नर जनरल यहाँ पे डिजाइन करते और वाइस रॉय डिसिग्नेटेड जनरल कर दिया गवर्नर जनरल को, और वाइस रॉय नाम का एक पद लाया. जो पहला वाइस रॉय यहाँ पे बनता है भारत का, उसका नाम क्या है? लॉर्ड कैनिंग विद द लास्ट गवर्नर जनरल. और बाद में वाइस रॉय कौन बनता है पहला? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है. वैसे इन्होंने ऐसे बताया नहीं. लॉर्ड कैनिंग हैपेंड टू बी द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया. मतलब वो दोनों वही था. लॉर्ड कैनिंग जो लास्ट गवर्नर जनरल था उसको क्या बना दिया गया? उसको वाइस रॉय बना दिया गया और एक नई पोस्ट लाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई. क्वीन का प्रोक्लेमिनेशन हुआ, मतलब जो विक्टोरिया रानी थी उसने एक डिक्लेरेशन दिया एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया कि ऑल इंडियंस आर अवर प्रोजेनी, ये हमारी है, और henceforth they will not be discriminated on the basis of race, religion, caste and birthplace. मतलब मुद्दा क्या है? और ये हमारे बीच में जातिवाद ला रही है कि हम आपके लोगों को रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, बर्थ प्लेस के ऊपर कभी डिस्क्रिमिनेशन, आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे. गवर्नमेंट सर्विसेज आपको दी जाएगी मेरिट बेस के ऊपर और आपको ऑनर दिया जाएगा अगर आप कुछ अच्छे काम करते हो तो ऐसी बहुत सी बातें रानी ने बोली उस टाइम पे. चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ आर्मी. आर्मी के अंदर कंपोजिशन बदल दिया, मतलब द प्रपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर वाज इंक्रीज इन द आर्मी. ब्रिटिश सोल्जर बढ़ा दिए. इंग्लिश ऑफिसर वेयर प्लेस एज स्ट्रेटेजिक लोकेशन. जो ऐसी लोकेशन है क्रिटिकल, वहां पे ब्रिटिश ऑफिसर्स रखे. आर्टिलरी वाज केप्ट एक्सक्लूसिव इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. जो जहां पे हथियार होते हैं ये सारी जगह ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रखी. एंड देयर वाज डिवीजन ऑफ मिलिट्री बेसिस ऑफ कास्ट. प्रॉपर केयर वाज टेकन एंड अवॉइड द इंडियन टू यूनाइट एंड रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश. उन्हें बहुत स्ट्रेटेजी लगाई कि बाद में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जैसे 1857 के रिवॉल्ट में आई है. अंग्रेज इतने अच्छे से ये प्लान करते हैं कि ऐसा कोई रिबेल बाद में हो ही नहीं. चेंज इन द पॉलिसी कर देते पूरी तरीके से इंडियंस के खिलाफ. टेक केयर करते हैं कि इंडियन सोसाइटी विल नॉट बी यूनाइटेड एंड सोशल ग्राउंड, मतलब हमारे बीच में झगड़े लगा देते हैं
हिंदू मुस्लिम के बीच में, उनका तो था ही तोड़ो और राज करो। उसके बाद ये उसी को बोलते डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। और बाद में ड्यू टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द इंडियन फेल्ट ऑफ गिविंग अ यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ये एक इंस्पिरेशन की तरह बन जाता है, लेकिन ये फेल्ड अटेम्प्ट था इंडियंस का अंग्रेजों की तरफ। तो एक क्वेश्चन है, वीडी सावरकर नेम द स्ट्रगल ऑफ 1857 एज, इसका आंसर आप क्या करोगे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, फिल इन द ब्लैंक, यूनाइटेड द रामोसिस टू रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसका आंसर क्या करोगे, उमाजी नाइक। आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 1857 द पोस्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक वॉज क्रिएटेड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ इंडिया। कौन सी पोस्ट तैयार की थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फिल इन द ब्लैंक वॉज द गवर्नर जनरल हु एनेक्स द प्रिंसली स्टेट, उसका नाम है डलहौजी। उसके बाद देखिए, हाँ, और एक ऑप्शन बचता है बाद में, फिर भी कोई बात नहीं। बाद में एक्सप्लेनेशन के हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पाई का जो लोग थे उन्होंने आर्म रिबेलियन किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो कैसे किया था, क्या रीजन थे इसके। हिंदू मुस्लिम सिपाही के अंदर डिसकंटेंट क्यों तैयार हुआ, क्या इनिशियल रीजन था। सिपाही कुड नॉट कीप स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी, इंडियन सिपाही ने उनकी चली नहीं 1857 के रिवॉल्ट के अंदर, क्या कारण है उसके, क्या प्रॉब्लम्स हुए थे हमारे पास, क्या प्रॉब्लम थे। ये सारे सवाल एग्जाम के अंदर हमें पूछे जाते हैं। तो ये थर्ड चैप्टर काफी इजी था। इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और एक प्यारी सी कमेंट आपके इस चैप्टर के बारे में, आपको जो भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा पता है उस बारे में डाल दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक कर दे इस लेक्चर को। थैंक यू।